सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 15वें स्थान पर। तो अभी अंकटाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। क्या बताया गया इसमें बताया गया कि 2022 की तुलना में 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की कमी आई है, और पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो एफडीआई में 2% की गिरावट देखी गई है। तो अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में 2023 में आपने कहा एफडीआई में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है 2022 की तुलना में? तो 43% की। और आया कितना एफडीआई, ये बात करें 2023 में कितना एफडीआई आया? 28 बिलियन डॉलर। 2022 में ये 14 बिलियन डॉलर था। और इस तरह से भारत वैश्विक एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के रूप में भारत की रैंक 2022 में 8वें स्थान पर थी, जो अब 2023 में गिरकर 15वें स्थान पर आ गई है। एफडीआई में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करती है तो उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पूरे अगर दुनिया में हम बात करते हैं इस लिस्ट के अनुसार, इसके अनुसार तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पे आया? तो अमेरिका में। तो मतलब इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। कितना आया? 311 बिलियन डॉलर का एफडीआई। फिर चाइना, फिर सिंगापुर और भारत, इस तरह से आप देखोगे तो 15वें स्थान पर है। पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। तो ये इन्होंने रिपोर्ट जारी की, अंकटाड ने। रिपोर्ट का नाम मैंने बता दिया और सारे डेटा जो भी इंपॉर्टेंट काम के थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बता दिए। अंकटाड की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1964 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये और भी कई तरह की इंडेक्सेस वगैरह, लिस्ट वगैरह जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये जो अभी हमने देखा, एक ट्रेवल एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, एक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, एक कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट भी ये जारी करता है। अच्छा, एफडीआई से मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, करंट अफेयर्स का पॉइंट है ये, कि अगर कोई पूछे ना आपसे या एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ भैया किस सेक्टर में भारत सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, तो 3 सेक्टर है। डिफेंस का सेक्टर है, स्पेस का सेक्टर है और टेलीकॉम सेक्टर है। और अभी स्पेस सेक्टर में तो और अभी डिफेंस सेक्टर में एक कंपनी ने अपना 100% यहाँ पे एफडीआई किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सी कंपनी और कहाँ की है? कंपनी का नाम है साब, SAAB, साब। ये स्वीडन की कंपनी है। वैसे इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलो, रैंकिंग वाला प्रश्न है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं 2024 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। तैयार हैं आप लोग? अब मेरे ख्याल से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। 2024 के इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आप पूछ लो आपसे, तो आप इतनी बारी हम रिवाइज कर चुके हैं। तो चलो फिर साथ साथ बोलना और जवाब देते चलना। इस साल की पहली जो इंडेक्स आया था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। उसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। और इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था और इसमें क्लीन शहर 2 जनों को बताया था, मतलब 2 सिटीज को बताया था, एक तो इंदौर और एक सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पर था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में महाराष्ट्र है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर ये चंडीगढ़ है। एक अभी पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी। इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड हैं? कितने? 718 हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है? लद्दाख में है 477 और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में 9। इसके अलावा लोकतंत्र सूचकांक 2023 हमने देखा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया और भारत 41 नंबर पर रहा, टॉप पे नॉर्वे था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 134 पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और इन दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है।
और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है। इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत तीसरे पे है, टॉप पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। एक साइबर क्राइम इंडेक्स आया, भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया था, 9 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया, इसमें भारत में दिल्ली टॉप पर है, जो पूरी सूची में 350वें स्थान पर है, और पूरे विश्व में टॉप पे न्यूयॉर्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 आया, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत 176 नंबर पर है, टॉप पे एस्टोनिया है, येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया, भारत 129 पर है और टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। और अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक हमने पढ़ा था, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही जारी किया था। तो यह बात आपके 2024 के यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के अभी तक सारे इंडेक्सेस इसमें आ गए हैं। जैसे जैसे और भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आएंगे मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा, जोड़ता रहूंगा और बार बार आपको रिपीट रिवाइज करवाता रहूंगा, तो ये चीजें आपको अपडेट रहेगी, याद रहेगी, ठीक है। और हाँ, सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी को। तो अभी भारत सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वे वी रघुनंदन का स्थान लेंगे। और वैसे अभी याद होगा आपको, ट्राई के अध्यक्ष बने थे कौन? अनिल कुमार लाहोटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया अपॉइंटमेंट है। बाकी पीके मिश्रा, ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, प्रधान सचिव। और इंद्रपाल सिंह अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव बने थे, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हेमिस महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा लद्दाख में। तो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक उत्सव है ये हेमिस महोत्सव, जो हर साल भारत में आयोजित किया जाता है। अभी 16 और 17 जून को ये मनाया गया था। इस महोत्सव को हेमिस तसेचु के नाम से भी जाना जाता है और तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और इस उत्सव का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है। ये पवित्र नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में कि हेमिस महोत्सव ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आपको याद हो तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पे बनेगा? लद्दाख में, लद्दाख के हेनले में। और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। लद्दाख की कैपिटल लेह होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ पे कुछ और उत्सव महोत्सव, कुछ फेस्टिवल में आपको रिवाइज कराता हूँ जो सारे हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे, तो ध्यान से सुनना। देखो, जैसे बंगस वैली महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल मनाया गया था, लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया था। नवरोज नव वर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव जिसे अंडूरी भी कहते हैं ये बनाया गया उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। तेलंगाना में बथुकम्मा भी मनाया जाता है जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। और केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल असम में। और भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में मनाया गया था। लुसाफोन फेस्टिवल भी होता है गोवा में। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में। नाडा हब्बा एक तरह का दशहरा मेला है जो कर्नाटक में लगता है जिसे नाडा हब्बा कहते हैं। बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। तो ये वही उत्सव हैं जो आपके न्यूज़ में रहे थे, मैंने एक साथ आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 जून को। हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लोक सेवकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। अच्छा, 23 जून को 2 और दिवस बता रहा हूँ। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस होता है, इंटरनेशनल विडो डे, और एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी होता है
ओलंपिक दिवस क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 1894 में। हेडक्वार्टर इसका लुज़र्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा और प्रेसिडेंट है थॉमस बक, और थीम भी है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये 23 जून को 3 दिवस हो गए। चलो जून के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाना शुरू किया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस और 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और 21 जून को अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया था। तो ये अभी तक के जून के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 को जीता है? तो आंसर होगा रॉबर्ट कोस्टांजा ने। अवार्ड का नाम क्या है? ब्लू प्लेनेट प्राइज 2024। ये हर साल दिया जाता है, ये व्यक्ति को भी दिया जाता है और संस्था को भी दिया जाता है। किस सेक्टर में? मतलब अगर पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के सेक्टर में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। और 2024 के लिए किस व्यक्ति को दिया गया, पर्सन कैटेगरी में बात करेंगे, इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टांजा को दिया है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर हैं। वहीं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में बात करेंगे, संस्था श्रेणी में, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को ये पुरस्कार मिला। ये जर्मनी की एक संस्था है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख $US दिए जाते हैं। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न आया है काफी दिनों के बाद। चलो 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं, जिसमें से 2 तो यहीं देख लो। ये सुब्बैया नल्ला मुत्थु वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और विनोद गणात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। तो देखो, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला, जर्मनी से हैं ये लेखिका, और इनके उपन्यास नोवेल का नाम है काइरोस। ट्रांसलेटर इसमें अनुवादक थे माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम से हैं। और 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह आलोक को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला, और 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउस लिरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेंट को। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को, और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार केन यामामोटो को मिला। बाकी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक से हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई थी सेनिस पलासियो, ये निकारागुआ से हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्करण है, 2 जनों को मिला, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, ये असम का सर्वोच्च सम्मान है, रंजन गोगोई साहब को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान, ये पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान, ये प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, ये डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। तो इस तरह से आप देखोगे ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अभी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा गिरीश तांती को। तो गिरीश तांती जो कि सुजलॉन एनर्जी जो कंपनी है उसके वाइस चीफ भी है और अभी इन्हीं को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है वहां पे ये वाइस चेयरमैन है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल आप समझ पा रहे होंगे, ये विंड एनर्जी को लेकर के एक संस्था है, एक आयोग है जो कि विंड एनर्जी से संबंधित जो भी फैसले होते हैं उसके लिए जो भी काम करना है, जो भी मीटिंग्स होती है वो सब यहीं पे होता है। और उसी के ये भी भारत के रेस्पेक्ट में तो बात करेंगे, मतलब इंडिया लेवल पे तो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो वर्ल्ड लेवल पे है वहां पे ये वाइस चेयरमैन है। और ये है कौन? गिरीश तांती। तो सुजलॉन एनर्जी जो कंपनी है, एक रिन्यूएबल एनर्जी की एक कंपनी है, उसके ये वाइस चेयरमैन है। बाकी देखो MV राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। तो ध्यान रखना ये नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा आकाशवाणी। तो अभी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट्स 2024 को जारी किया है और इसमें बताया कि भारत का सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड यह आकाशवाणी है। और इसी को आपको बताया हम AIR कहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। तो पहले स्थान पे तो आकाशवाणी को बताया और दूसरे स्थान पे BBC न्यूज चैनल। प्रसार भारती, अभी आपको याद होगा इसके हेड बने थे कौन? नवनीत सहगल। आकाशवाणी और प्रसार भारती के अंदर ही एक तो आकाशवाणी आता है और एक दूरदर्शन आता है। अब इन दोनों से भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं आपके। अभी जैसे आकाशवाणी की नई हेड बनी थी, मौसमी चक्रवर्ती उनका नाम है। और अभी दूरदर्शन के DD किसान ने 2 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए थे, एक का नाम कृष है और एक का नाम भूमि है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे UVCE यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पहला निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा S त्रिपाठी को। तो S त्रिपाठी ये यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले डायरेक्टर बने हैं। वैसे इस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई थी 1917 में और इसकी स्थापना किसने की थी? वो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया ने। जो हम जानते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग डे मनाते हैं ना, वो इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं और इन्हें भारत में फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। और इस कॉलेज की बात करें तो ये कर्नाटक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप कह सकते हो भारत का ये 5वां इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आएगा, अगर ये भारत का 5वां इंजीनियरिंग कॉलेज है तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? तो वो था थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज IIT रुड़की के नाम से जानते हो आप। 1847 में स्थापना हुई थी उसकी। बाकी ऑप्शन में चलो तो नईमा खातून, यह भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। राकेश मोहन अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के ये वाइस चेयरमैन बने थे। बाकी राकेश मोहन अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के ये वाइस चांसलर बने थे। और हमने पढ़ा था अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, अभी इसके नए कैंपस का उद्घाटन भी किया गया। तो इसके चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज जैन को। तो भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अभी इसी के CMD बने हैं ये मनोज जैन। अच्छा, आपको याद है मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मनोज कुमार माझी ये अभी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने थे। बाकी राकेश रंजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दें और फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने? NS राजा सुब्रमणी। फिर पूछा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि मेहताब। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या रही? स्वयं और समाज के लिए योग। और गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? महाराजगंज यूपी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा में। और वदावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? अभी ये 48वां संस्करण इसका शुरू हुआ इसका संबंध है फुटबॉल से, अमेरिका में शुरू हुआ। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में।
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट को किसने जारी किया? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। ये यूनिसेफ से जुड़ी एक अमेरिकी संस्था है। और आखिरी प्रश्न पूछा, डेविड जॉनसन का निधन हो गया, वे कौन थे? वे क्रिकेटर थे। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अदानी पोर्ट ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया? तो ये तंजानिया में है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।